हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने हिंदी के क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम गद्य खंड के थर्ड चैप्टर जो कि संपूर्ण क्रांति है उसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके सारांश को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर बातचीत जो कि एक निबंध था और इसके बाद सेकेंड चैप्टर उसने कहा था जो कि एक कहानी था, इन दोनों को कंप्लीट कर लिया था। नीचे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि बातचीत किसके द्वारा लिखा गया था, वही उसने कहा था ये चैप्टर के कहानीकार कौन थे। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में अभी आप आंसर करो। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सारांश को देखेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि सारांश को देखने के बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओ। और इसके बाद जब आप सारांश और सब्जेक्टिव दोनों को देख लोगे फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको उसी टाइम अल्टीमेटली सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले सारांश से। तो देखो, संपूर्ण क्रांति ये जो चैप्टर है ये कोई कहानी या कोई निबंध नहीं है, बल्कि ये एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कब दिया था? 5 जून 1974 में। कहाँ दिया था? पटना के गांधी मैदान में। और किस लिए दिया था? क्योंकि ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें आप लोग याद रखना। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए ये कहा था कि हमें स्वराज तो मिल गया है, हमें स्वराज यानी कि हमें स्वतंत्रता तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करने होंगे। भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का भी उदाहरण दिया था और नेहरू जी इन्हें अपना भाई मानते थे। ठीक है, तो नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मिलो जाना है, यानी कि अभी हमें और बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे सुशासन के लिए। स्वतंत्रता तो हमें मिल गया, लेकिन सुशासन आने के लिए अभी हमें और बहुत सारे त्याग बलिदान करने पड़ेंगे। वे आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे जिन पर आपको अमल करना होगा। लाठियाँ खानी होगी, यह संपूर्ण क्रांति है और वैसे ही है जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे। जैसी क्रांति हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे, बिल्कुल उसी तरह की क्रांति अब हमें करनी पड़ेगी। स्वराज से जनता करा रही है, भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय, यही आज फैला हुआ है। यानी कि चारों जगह भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी फैली हुई है। शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिर रहा है, यानी कि पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे जो युवा हैं, वे युवा भी ठोकर खाते फिर रहे हैं। यह नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं, बढ़ती ही चली जा रही है। भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की चर्चा भी की जाती है। तो देखो, जब जयप्रकाश नारायण जी अपने मित्र के यहाँ मद्रास में रुके थे तो दिनकर जी ने उन्हें अपनी कविताएं सुनाई थी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दिनकर जी ने जब जयप्रकाश नारायण अपने मित्र के यहाँ रुके थे, कहाँ? मद्रास में, तो दिनकर जी ने उन्हें अपनी कविताएं सुनाई थी। तो उन्होंने यहाँ पे उनके निधन की भी चर्चा की थी। वे नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं कि मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, आपको अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। उन्होंने कहा था कि भविष्य आपके हाथों में है। वहाँ उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि मैं सबकी बात सुनूंगा पर फैसला मेरा ही होगा, यानी कि जो फैसला मैं लूँगा वो अंतिम फैसला होगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस के झगड़े में कि बहसों में हम पता नहीं किधर किधर बिखर जाएंगे। ठीक है, फिर अपने भाषण के दौरान वे अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं कि आईएससी पास करने के बाद, आईएससी यानी कि 12th इन्होंने साइंस से करा था, आईएससी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय होने के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेजी फंड के चलता था, अंग्रेजी के फंड से चलता था, यानी कि सरकारी फंड से चलता था, इसलिए इन्होंने अमेरिका से पढ़ाई पूरी की थी। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का काम किया था, बर्तन साफ़ किए थे, लोहे के कारखाने में काम किया था, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इस कारण उन्हें ये काम करने पड़े थे। और इस तरह से उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों से अपनी अमेरिका में पढ़ाई को पूरी किया था। फिर जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे। इसकी भी चर्चा उन्होंने इस भाषण में की थी। लोगों को ट्रेनों से उतारा गया था, लाठियाँ चलाई गई थी। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना था। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। वे इंदिरा जी की भी चर्चा करते हैं। तो उनके यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार इनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि गलत नीतियों से है, गलत सिद्धांतों से और गलत कार्यों से है। तो इन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के जो खर्चे होते हैं उन्हें कम करना चाहिए, यानी कि इसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाया था। और ये अपने ऐतिहासिक भाषण में ये स्पष्ट कर देते हैं
कि अब वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं, ठीक है। तो इसे अब वे करके रहेंगे, कौन? जयप्रकाश जी नारायण जी। तो देखो अब हमने सारांश को तो देख लिया, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव से पहले हम एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे तब सारे ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव से पहले सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? तो आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण और लोगों ने इन्हें लोकनायक की उपाधि दी थी, यानी कि इस तरह से इनका पूरा नाम था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो इनके विचार थे कि सलाह सबकी ली जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी, छात्रों की बात तो अधिक से अधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा वो उनके साथ ही बिताएंगे, उनसे भी बहस की जाएगी, उनकी बात समझी भी जाएगी और साथ ही साथ उन्हें समझाने का प्रयास भी किया जाएगा, जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला मेरा ही होगा, यानी कि जो अंतिम फैसला होगा वो किनका होगा? वो होगा जेपी का। सबको इस फैसले को मानना होगा, आपको भी मानना होगा। यहाँ एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कर दिया था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा, जहाँ पे बहस भी सबके साथ की जाएगी, पर जो अंतिम फैसला होगा वो उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं हो सका तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें कही थी जयप्रकाश नारायण ने और इस शर्त पर वे आंदोलन के नेतृत्व के लिए सहमत हुए थे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो देखो ये जो मैंने आपको सारांश बताया था, सारांश से मैंने क्लियर कर दिया था कि जो जेपी थे उन्होंने ये कहा था कि मेरी दुश्मनी किसी भी व्यक्तिगत इंसान से नहीं है, बल्कि मैं गलत नीतियाँ और गलत कामों के विरोध में अपना संपूर्ण क्रांति चाहता हूँ। तो इसलिए उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि जो काम गलत होंगे, उनकी नीतियाँ गलत होगी, वे उसका विरोध करेंगे। और उन्होंने बापू की विशेषता भी बताई थी कि उनमें ये विशेषता थी, उनमें ये महानता थी कि वे कभी बुरा नहीं मानते थे और वे उन्हें बुलाकर प्रेम से समझाना भी चाहते थे और समझाया भी है। और जवाहर के बारे में भी कहते हैं कि जवाहरलाल बड़े भाई थे और वे उनको भाई ही कहते थे। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू इन्हें यानी कि जेपी को क्या कहकर बुलाते थे? तो वो इन्हें भाई कहकर बुलाते थे, ठीक है। उनका बड़ा स्नेह उनके ऊपर था, वे जयप्रकाश जी को मानते भी काफ़ी थे, जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी की आलोचना का कभी बुरा नहीं माना। किन्होंने नहीं माना? जवाहरलाल नेहरू ने जयप्रकाश नारायण की बातों का कभी भी बुरा नहीं माना, चाहे जितनी भी आलोचना हो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के क्या प्रमुख सुझाव थे? उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? तो सारांश के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये चुनाव की जो खर्चे होते हैं और जो बाहुबल का प्रयोग होता है, इन सभी को समाप्त करना चाहते थे। तो हम इनके आंसर को देखते हैं। तो देखो जयप्रकाश जी मानते थे कि आज के मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त हो पाया है कि वो चुनाव में अपना मतदान कर पाते हैं, लेकिन मतदान प्रक्रिया ना तो स्वच्छ होती है और ना स्वतंत्र होती है, ना उम्मीदवारी के चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है और अपने चुनाव के बाद वे अपने प्रतिनिधि पर कोई अंकुश नहीं लगा पाते। जयप्रकाश जी इसमें परिवर्तन चाहते थे, ठीक है। साथ ही चुनाव में जो रुपया, जाति और बाहुबल का प्रयोग होता है, जो मिथ्या भाषण और जो मिथ्याचारण होता है, वो इसे भी कम्प्लीटली समाप्त करना चाहते थे। तो ये इनके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेना। हालांकि हम ऑब्जेक्टिव में भी देखेंगे। सबसे पहला, दिनकर जी का जन्म हुआ था 1902 में, ठीक है, 1902 में इनका जन्म हुआ था। फिर इन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में, इन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1979 में, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखना। देखो दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। और ये क्वेश्चन भी आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया एग्जाम में कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? तो ऑप्शन था रामनाथ गोयनका, तो इसका आंसर ये होता, ठीक है। तो दिनकर जी जब इनके यहाँ रुके हुए थे तो इन्हें रात को दिल का दौरा पड़ा, जिससे 3 मिनट बाद इनको अस्पताल में पहुँचाया गया था। गोयनका जी ने उन्हें विलीगडन नर्सिंग होम में भर्ती कराया। सारा इंतजाम था, पूरी तरह से इंतजाम किया गया था। वहाँ पर सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट अटैक से मौत हो गया, यानी कि ये फिर से जिंदा नहीं हो पाए, इनकी निधन हो गई थी वहाँ पे, ठीक है। कहाँ निधन हो गई थी? इनकी निधन हो गई थी विलीगडन नर्सिंग होम में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो जयप्रकाश ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्टों को हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई के नेतृत्व बुर्जुआ क्लास के हाथ में रहता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। जेपी स्वतंत्रता के दीवाने थे, वे आज़ादी चाहते थे। उनकी उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी।
अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया था। किसके साथ? कांग्रेस के साथ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ये कहानी भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, आपको ये भाषण कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए आपको इसे रटना नहीं है, बस आपको इसे एक बार पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। ठीक है, आपको पढ़ने में मजा आएगा जरूर। तो देखो क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि में कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? तो देखो ये बताते हैं कि 1921 जनवरी के मास में पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र थे, बहुत सारे छात्र भी थे। सबने ही एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन किया था। फिर 1.5 वर्ष पढ़ाई ठप रही थी इन सभी की। फिर वे साइंस के छात्र थे, अतः उन्हें फूलदेव साहेब वर्मा के पास भेजा गया था। वहाँ प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करके उनसे कुछ सीखा जाए। अब देखो जयप्रकाश नारायण जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे? क्योंकि इस विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा पैसे मिलते थे। फिर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में आईएससी में परीक्षा दी और ये पास भी हो गए थे। अब हम देखने वाले हैं इनके अमेरिकी प्रवास के बारे में, यानी कि ये अमेरिका कैसे गए, तो इस कहानी को हम देखते हैं। तो देखो पिताजी इनके रेवेन्यू असिस्टेंट थे, तो इनकी इतनी औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी कि वे जेपी को अमेरिका भेज सकें। लेकिन जेपी ने ये सुन रखा था कि वो अमेरिका में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पर ये मजदूरी करके, यानी कि वो काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो अमेरिका गए। पर यह बात अनेक व्यक्तियों को नहीं भाई, जो भी इंडिया के लोग थे उन्हें ये बात भाई नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रीय चेतना के विपरीत था। तो उन्हें लोगों ने अमेरिका का दलाल बताया था। ठीक है, क्या बताया था? इन्हें लोगों ने अमेरिका का दलाल बताया था। तो यहाँ इन्होंने बागानों में काम किया था। जिस समय वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेते थे कि बड़े मज़े से खा पी कर कुछ बचा भी लेते थे, कुछ कपड़े हेतु, कुछ फीस के लिए। बाकी हर दिन 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोए और या तो वेटर का काम किया था। तो इतनी मेहनत से इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था। जब बीए पास किया, स्कॉलरशिप मिलने लगी, फिर 30 माह बाद डिपार्टमेंट के असिस्टेंट भी हो गए थे, ट्यूटोरियल की क्लास भी लेने लगे थे और फिर जीवन थोड़ा आराम से इनका कटने लगा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इनके गुणगान हेतु क्या सुझाव देंगे? तो देखो इन्होंने भ्रष्टाचार का मूल जड़ बताया था सरकारी नीतियाँ, कि सभी चीज़ों के लिए भूख, महंगाई, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ये जो बढ़ रहा है, इन सभी के लिए बस एक ही चीज़ उत्तरदायी है और वो है सरकारी नीति। और बिना रिश्वत के कोई काम चलता नहीं है। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्तर पर यह पसरा हुआ है और विकराल रूप से पसरा हुआ है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षण संस्थाएं तक भ्रष्ट हो गई है। फिर बचाई क्या है? युवा वर्ग यानी कि जो हमारा यूथ है वो अंधकार में भटक रहा है। वो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना पसरा हुआ हो। फिर उसकी जड़ें कहाँ खोजी जाए? कहाँ तक नहीं है इनकी जड़ें? गांव में, सड़क पर, रेल मीटर में, खेत खलियान में, अस्पताल में, पुलिस विभाग में, तो इसकी जड़ों का जाल बिछा हुआ है। तो ये सारी बातें कही थी जयप्रकाश नारायण ने कि भ्रष्टाचार के बढ़ने का क्या कारण, इनका मेन जड़ क्या है? सरकारी नीति। ठीक है, बस इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। तो देखो अब हम उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो लाइन से पूछे जाते हैं, यानी कि लाइन से जो क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के। अब हम उन 2 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं और उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो अब हमें इस प्रश्न को स्पष्ट करना है। तो देखो ये जो प्रस्तुत पंक्ति है ये जयप्रकाश नारायण के भाषण जो उन्होंने सन 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिया था से लिया गया है। ये तो आपको पता ही है आप किस तरह से किसी भी आशय को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये लिखते हैं कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है। फिर आप ये लिखते हैं कि ये जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आप इस जो पंक्ति है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो उस समय जो सरकार थी उसकी नीतियां और क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए जयप्रकाश जी कहते हैं कि आज हम सभा भी नहीं कर सकते। सभा में आने वाली जनता को रोका जाता है, उन पर बल प्रयोग किया जाता है। यही वास्तव में डेमोक्रेसी के दुश्मन है। डेमोक्रेसी में सभा करने का अधिकार जनता को प्राप्त है। जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में भी बाधा डालते हैं, कार्यक्रम में आने वाले को बंदी बनाते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं, क्या अपराध है उनका? मात्र यही है कि वे सभा में जाते ही रहते हैं। अतः प्रजातंत्र के वास्तविक शत्रु यही हैं। जो डेमोक्रेसी के दुश्मन वही लोग हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं और उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ठीक है, तो ये बात कही थी जयप्रकाश नारायण जी ने। इस लाइन के अंतर्गत हमने इस पार्ट को देख लिया। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो ये लाइन जयप्रकाश नारायण जी ने ही कही थी। तो सबसे पहले हम तो यही वाक्य को दोहराएंगे फिर से कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण के भाषण जो उन्होंने सन 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिया था से लिया गया है।
फिर हम इसे आंसर करेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपने पटना के भाषण में ये कहा था कि आज जो कुछ देश में हो रहा है वह नीतिगत कम स्वार्थगत अधिक है, यानी कि वो नीतिगत कम ही है लेकिन स्वार्थ के अकॉर्डिंग, यानी कि वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके कर्ता धर्ता हमारे शासक ही हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनके इशारे पर ही हो रहा है, वे ही उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं। पर मैं उन्हें कम दोषी मानता हूँ, मैं तो उन नीतियों को ही दोषी मानता हूँ। तो इन्होंने सारा दोष नीतियों को दिया था, उन्होंने किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं मढ़ा, किसी व्यक्ति पर दोष नहीं मढ़ा, बल्कि दोष मढ़ा उन्होंने नीतियों पर, जिसके आधार पर सत्ता वाले सब कुछ कर पा रहे हैं। अतः वास्तविक दोषी व्यक्ति नहीं मात्र नीतियाँ हैं। कहा तो यही जाता है कि हमारी नीतियाँ जनता के लिए है, पर वास्तविकता ये है कि उनकी कोई नीतियाँ है ही नहीं। अगर कुछ भी है तो वो सिर्फ स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए ही है। तो ये हो गया कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो अब हम इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। आपके कमेंट से ही हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर पाएंगे। और देखो यहाँ पे मैं जो आपके लिए इतने क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये बस क्रैश कोर्स नहीं है हिंदी का, बल्कि ये हमारी टॉपर सीरीज़ का एक पार्ट है। और क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करना चाहता हूँ जहाँ पे आप कंप्लीट वीडियो को अच्छे से पढ़ने के बाद, कंप्लीट वीडियो से कंप्लीट क्वेश्चन को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, ये मैंने आपसे वादा किया था। इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आप सॉल्व ना कर पाओ। तो अगर आप बस 70-80% लाने चाहते हो तो आप कुछ क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपका गोल 100 आउट ऑफ 100 करने का है, अगर आपका कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ताकि एग्जाम ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जयप्रकाश जी जब वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके थे। तो मैं आपको बता दूं, जयप्रकाश जी जब वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो वो मद्रास में रुके थे, और मद्रास में अपने मित्र जो कि ईश्वर अय्यर हैं उनके यहाँ रुके थे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहाँ पे उन्हें दिनकर जी ने अपनी कविताएं सुनाई थी, ठीक है। तो वेल्लोर अस्पताल में जब वो जा रहे थे तो वो मद्रास में रुके थे अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ। फिर सेकंड क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति है। तो देखो, संपूर्ण क्रांति एक भाषण था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये बताओ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि बातचीत क्या थी और इसके साथ ही साथ उसने कहा था क्या थी। तो इन दोनों का आंसर नीचे आप आंसर करो, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी आप कमेंट करो, ठीक है। फिर अब 4 नंबर क्वेश्चन है, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण जी ने, यह भी हमने देख लिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक से याद करती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो भ्रष्टाचार की मूल जड़ जो है वो सरकार की गलत नीतियाँ हैं, ये भी मैंने करवा दिया, हर एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास में जयप्रकाश नारायण अपने किस मित्र के यहाँ ठहरे थे। तो वो रुके थे ईश्वर अय्यर के यहाँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस खर्चे को कम करना चाहते थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये चुनाव के खर्चे और उसके बाहुबल को कम करना चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन आप किस तरह से आंसर कर पा रहे हो, आपको अब इसे रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बस एक बार इसे खुद से रिवाइज कर रहे हो, आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। क्यों, क्योंकि हमने सब्जेक्टिव को और सारांश को पहले ही देख लिया। तो इस तरह से जहाँ पे जो ज़्यादा यूजफुल होगा मैं उस तरह से वीडियो को अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। फिर देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण पटना में किस कॉलेज के छात्र थे। तो वो साइंस कॉलेज के छात्र थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उन्होंने ISC से 12th करा था। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की जनसभा में किसने कविता सुनाई। तो मैंने आपको बता चुका था कि संपूर्ण क्रांति की जो जनसभा हुई थी जहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था, वहाँ उन्हें रेणु ने कविता सुनाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मद्रास में जयप्रकाश जी को किसने कविता सुनाई थी, जो कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसका क्या आंसर होगा, मद्रास में उन्हें कविता सुनाई थी दिनकर जी ने, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिनकर सिंह। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिनकर जी ने। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो मैंने आपको बताया था इनका जन्म हुआ था 1902 में, इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था 1998 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1979 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दैट सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 14 है, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था। तो मैंने आपको सबसे स्टार्ट में ही बताया था कि इन्होंने गांधी मैदान जो कि पटना में, वहाँ पे इस भाषण को दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था। तो छात्र संघर्ष समिति का गठन इसलिए हुआ था ताकि सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति को दूर किया जाए। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमने सारांश को देखकर अच्छे से समझ चुका था। फिर अब 16 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे। तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे रामनाथ गोयंका जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता होगा, जो मैंने आपको बताया था कि इनका देहांत किस तरह से हुआ था, किनका हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का। तो ये रामनाथ गोयंका जी के यहाँ ही ठहरे थे और वहीं पे इन्हें हार्ट अटैक आया था और इसके कारण हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक का नाम था रामनाथ गोयंका। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत बार बता दिया कि वो इसलिए प्रवेश नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ पे सरकारी फंड प्राप्त होता था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, आईएससी की परीक्षा जयप्रकाश जी ने कहाँ से उत्तीर्ण की थी। तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, जब वो अमेरिका गए थे तो उस टाइम मैंने कंप्लीट चीज़ों को आपको बताया था। जो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि आईएससी की परीक्षा जयप्रकाश जी ने बिहार विद्यापीठ से उत्तीर्ण की थी, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कौन सा काम किया था। तो मैंने आपको याद करवा दिया था कि बागानों में काम कुछ किया, लोहे के कारखाने में काम किया था और बर्तन धोने का काम उन्होंने किया था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के लिए मुख्य जड़ क्या मानते थे। तो ये भ्रष्टाचार के लिए सबसे मुख्य जड़ चुनावी खर्चे को मानते थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर यहाँ पे ऑप्शन में ये रहता है कि नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ, तो आप उसे आंसर कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चुनावी खर्चे दिया हुआ है और हमने इसे ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, आईएससी पास करने के बाद जयप्रकाश नारायण आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। तो वो गए थे अमेरिका। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखो एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कवर करता तो आप उसे जल्दी भूल जाते, उसे मैं आपको कॉपी में लिखवाना चाहता था। देखो क्वेश्चन ये है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे कॉपी में आंसर करना। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, ठीक है। जल्दी से आप कॉपी में नोट डाउन कर लो और नीचे डन कमेंट करना, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। और एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद। किनके पिता का नाम, प्रभावती देवी, जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, इनके पिता का नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद, ठीक है। तो आपने अब तक लिख लिया होगा, नीचे आप लोग कमेंट कर लो। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। तो ये मार्क्सवादी बने थे 1924 में, और 1924 में ही लेनिन की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 23 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो मैंने आपको बता दिया, लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो इस पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक स्पीच है, जो कि एक भाषण है, जो किसके द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कहाँ पे दिया गया था, पटना में गांधी मैदान में दिया गया था। और पटना में गांधी मैदान में कब दिया गया था, तो 1974 में दिया गया था, ठीक है। इन सारे पॉइंट को आप भूलना मत, एकदम अच्छे से लिंक करके याद कर लो कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन छपे तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ, और ये क्वेश्चन छपने ही वाले हैं, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 25 है, जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे। तो ये बिहार के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण कहा करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण भाई कहा करते थे, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो इन्हें बहुत मानते भी थे और इनकी आलोचनाओं का वो कभी बुरा नहीं मानते थे। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, वो कहाँ गए थे, वो गए थे बेल्लौर। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब 28 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई। तो ये भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि उनकी मृत्यु हुई थी 1979 में। अगर मैं आपसे वो पूछूं कि उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उन्हें मिला था भारत रत्न पुरस्कार। कब मिला था, 1998 में। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उनका जन्म कब हुआ था,
तो उनका जन्म हुआ था 1902 में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से आप लोग याद कर लो, आपको याद करने की अब जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, तो आपको सारे ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव याद हो गए होंगे। ठीक है, बस आप एक बार अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेना, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो गया। मैंने सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी करवा दिया है और अब इस चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचता जो आप एग्जाम में सॉल्व ना कर पाओ और जो आपके एग्जाम में छपने वाले और मैंने इस वीडियो में ना करवाया हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। और अब आप, मैं देख रहा हूँ कि शेयर बहुत कम कर रहे हो, तो स्टार्ट कर दो शेयर करना इस वीडियो को, ताकि हम कंटिन्यूसली वीडियो को अपलोड कर पाएँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पीस आउट। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूं जिसका आंसर अभी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द कमेंट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था कौन सा पुरस्कार, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और साथ ही साथ आप इसके ईयर को भी मेंशन करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसका आंसर अभी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करो और जिसका आंसर सही होगा मैं उसे मैसेज कर दूंगा। और इसके अलावा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के, जो मैं वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, तो उसके कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। और ये क्वेश्चन मैंने ओरली आपको बता दिया और मैंने आपको यही बताया था, मैंने खुद आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखवाया था। तो देखो क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, वे किसकी पुत्री थी? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आंसर करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।